हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक। दिस इज़ अमान और इस वीडियो में हम जानेंगे कि हाउ टू एनालाइज आईटी कंपनीज़। पहले बात करते हैं जो कंपनी आईटी सेक्टर में होती है उसका जो रेवेन्यू होता है वो कैसे जनरेट करती है वो। कंपनी जो होती है अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है अपने क्लाइंट को, और इन सर्विसेज में काफ़ी अलग अलग टाइप की सर्विसेज इंक्लूड हो सकती हैं, सच एज एप्लीकेशन डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड बिजनेस कंसल्टेंसी, बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट एक्सेट्रा। और जो भी इनका वर्क होता है वो सॉफ्टवेयर और इन सब से रिलेटेड होता है। ऐसे कंपनी अपना रिवेन्यू जनरेट करती है। अब सेकंड बात करते हैं कंपनी का मेजर एक्सपेंस जो होता है वो कहाँ होता है। कंपनी का मेजर एक्सपेंस होता है उसके एम्प्लॉयज़ पे, बिकॉज इन कंपनीज़ में जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो काफ़ी स्किल्ड और एजुकेटेड होते हैं और उनको टाइम टू टाइम स्किल अप करना पड़ता है कंपनी को। कंपनी का मेजर एक्सपेंस इसमें एम्प्लॉयज़ में होता है। अब बात करते हैं प्रॉफिटेबिलिटी की। कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी डिपेंड करती है कि अपने ह्यूमन रिसोर्स को कितने अच्छे से यूज़ करती है, कि उनके कैरियर डेवलपमेंट और उनकी ट्रेनिंग कितने अच्छे से होती है। उस पर डिपेंड करता है कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी क्या होगी, कंपनी के मार्जिन्स क्या रहेंगे। ये था बिजनेस मॉडल ऑफ आईटी कंपनीज़। अब बात करते हैं की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आईटी सेक्टर बिजनेस। फर्स्ट इज़ एसेट लाइट मॉडल। आईटी सेक्टर होता है वो काफ़ी एसेट लाइट होता है, मींस कंपनी को बहुत ज़्यादा हैवी एक्सपेंडिचर करने की नीड नहीं होती। उनका जो भी एक्सपेंडिचर होता है वो उनके खाली एम्प्लॉयज़ पर ही होता है, और कंपनी को एज सच कोई बिग एसेट्स भी नहीं परचेज़ करनी होती। इस वजह से काफ़ी एसेट लाइट मॉडल होता है और कम कैपिटल में भी स्टार्ट कर सकते हैं। और सेकंड वन इज़ एम्प्लॉयज़ आर दी बैकबोन। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, एम्प्लॉयज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं आईटी सेक्टर में। वैसे तो सभी कंपनीज़ में करते हैं, लेकिन इसमें कंपनी की जो ग्रोथ एंड प्रॉफिटेबिलिटी है वो काफ़ी डिपेंड करती है एम्प्लॉयज़ की ट्रेनिंग पे, एम्प्लॉयज़ की स्किल पे। थर्ड वन इज़ ऑर्गेनाइज सेक्टर विद लीडर्स। जैसे आपको पता है कि आईटी सेक्टर जो है इसमें टॉप 5 और टॉप 3 जो जाइंट्स हैं वो काफ़ी मेजर पार्ट ओन करते हैं पूरे सेक्टर का। फॉर एग्जांपल TCS, विप्रो, इन्फोसिस, HCL एक्सेट्रा। ये मेजर प्लेयर होते हैं और इनके पास काफ़ी मेजर चंक है। मोर देन 50% ऑफ द मार्केट आर इन द हैंड ऑफ दीज कंपनी। फोर्थ वन इज़ हेल्दी बैलेंस शीट। जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट बताया था कि कंपनी का जो मॉडल होता है काफ़ी एसेट लाइट होता है, एंड दैट्स वाई इनकी जो बैलेंस शीट होती है वो काफ़ी हेल्दी होती है, और इनका जो भी सेल्स और जो भी रिवेन्यू होता है इनका काफ़ी जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाता है। इस वजह से कंपनी को डेट की भी इतनी नीड नहीं पड़ती इन सब आईटी कंपनीज़ में। फिफ्थ, अब आते हैं अपने फिफ्थ पॉइंट पे, डिपेंडेंसी ऑन US एंड यूरोप इज़ मोर। आईटी सेक्टर का जो मेजर पार्ट ऑफ रेवेन्यू है, मोर देन 50% जो पार्ट है वो उनका US और यूरोप में आता है। तो ये एक रिस्क फैक्टर बन जाता है कभी कभी। फॉर एग्जांपल अगर यूरोप और US में रिसेशन आता है तो कंपनी का रिवेन्यू भी उससे नेगेटिवली इम्पैक्ट होगा। और जैसे कि अभी सिनेरियो जो चल रहा है, फॉर एग्जांपल यूरोप में रिसेशन के काफ़ी चांसेस हैं और US में भी, तो उसका जो इम्पैक्ट है वो आईटी सेक्टर पे भी आएगा इन इंडिया में। अब वो हम नहीं कह सकते कितना सवीर होगा इन इंडिया में वो। और 6 पार्ट है हमारा, करेंसी रिस्क एंड क्लाइंट कंसंट्रेशन रिस्क। करेंसी रिस्क जैसे कि मैंने बताया, 50% से ज़्यादा जो रेवेन्यू आता है वो आउटसाइड इंडिया आता है। इस वजह से करेंसी रिस्क हमेशा रहता है इन जैसे बिजनेसेस में। और सेकंड पार्ट है इसका क्लाइंट कंसंट्रेशन रिस्क। जैसे जो भी कंपनी है हमारे आईटी सेक्टर में, उनके जो क्लाइंट हैं, जो मेजर पार्ट आई विल से जो मेजर रेवेन्यू आ रहा है वो कितने क्लाइंट से आ रहा है। अगर क्लाइंट कम है, क्लाइंट वो टॉप 5 और टॉप 10 क्लाइंट से ही आपका मेजर पार्ट ऑफ रेवेन्यू आ रहा है, तो ये एक रिस्क बन जाता है। क्योंकि अगर वो क्लाइंट किसी और सर्विसेज लेना प्रेफर करेगा इन फ्यूचर, तो आपके रेवेन्यू जो होंगे उस पर एक काफ़ी बड़ा इफेक्ट आ सकता है इन फ्यूचर। ये थी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आईटी बिजनेस। चलिए अब देखते हैं कि आईटी सेक्टर के पैरामीटर्स जिनको हमें एनालाइज करना चाहिए बिफोर इन्वेस्टिंग इन आईटी कंपनी। इसमें पहला पॉइंट हो जाता है रेवेन्यू पर एम्प्लॉय। इसका मतलब है रेवेन्यू, कंपनी हर एक एम्प्लॉय पे कितना रेवेन्यू जनरेट कर रही है। जितना ज़्यादा ये होगा उतना कंपनी के लिए बेटर रहेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल इन्फोसिस का जो रेवेन्यू पर एम्प्लॉय है वो अराउंड 38 लाख है, और TCS का ऑन द अदर हैंड रेवेन्यू पर एम्प्लॉय है वो अराउंड 42 लैक्स है।
सेकंड पॉइंट, एट्रिशन रेट। एट्रिशन रेट हमें ये बताता है कि कंपनीज़ के एम्प्लॉयज़ हैं वो कितना लीव कर रहे हैं, कितने कितने लोग कंपनी में हैं और कितना लीव कर रहे हैं, कंपनी को छोड़ के जा रहे हैं। और अभी पिछले 1-2 साल में ये जो प्रॉब्लम है एट्रिशन की, ये कंपनी आईटी सेक्टर में काफ़ी बढ़ गई थी, अब तो थोड़ी कम हो रही है धीरे धीरे करके। कंपनीज़ के मतलब पिछले 1-2 साल में कंपनीज़ के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो कंपनी लीव करके दूसरी कंपनीज़ में जा रहे थे, तो इस वजह से पूरे आईटी सेक्टर का जो एट्रिशन रेट है वो काफ़ी बढ़ गया था पिछले 1 और 2 ईयर्स में। सो लोवेस्ट एट्रिशन रेट जो है पूरे सेक्टर में वो TCS का है, जो कि अराउंड 19% है और इससे कम। सो थर्ड पॉइंट है इसमें टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू। जो भी इनकी डील्स होती हैं उसका एक टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू निकाली जाती है और देखा जाता है कि सबसे बड़ा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो किस कंपनी का है। इससे भी हमें एक रिवेन्यू का पर्सपेक्टिव मिल जाता है कंपनी का। और इसमें जो रिवेन्यू के डील्स होती हैं वो टोटल ये बिलियंस में हो सकती हैं। सो ये टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है, इसको भी हमें चेक करना चाहिए। और फोर्थ पार्ट है ग्रॉस यूटिलाइजेशन। ये हमें बताता है कि कंपनीज़ के एम्प्लॉयज़ हैं, कंपनी के एम्प्लॉयज़ को कंपनी कितना यूटिलाइज़ कर रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कंपनी में ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉयज़ हैं तो कंपनी का ग्रॉस यूटिलाइजेशन ज़्यादा होगा। और कंपनीज़ में अगर कंपनी ज़्यादा अगर फ्रेशर्स को हायर करती है तो कंपनी का जर्नली जो ग्रॉस यूटिलाइजेशन होगा वो थोड़ा कम होगा, क्योंकि जो फ्रेशर्स होते हैं उनको आके सीखने में और काम देखने में और सही से सेटल होने में कंपनी में थोड़ा टाइम लगता है। सो एक्सपीरियंस पर्सन होगा वो वर्क को जल्दी कर लेता है, इस वजह से ग्रॉस यूटिलाइजेशन ज़्यादा होता है उन कंपनी का जहाँ पे मोर एक्सपीरियंस और स्किल पर्सन होते हैं, इस वजह से उनका ग्रॉस यूटिलाइजेशन ज़्यादा होता है। लेट्स नाउ टॉक अबाउट फैक्टर्स दैट आर मोट इन द IT सेक्टर। फर्स्ट इज़ ब्रांड नेम। अगर कंपनी के पास एक अच्छा ब्रांड नेम होगा और इमेज होगी अच्छी तो ये काफ़ी अच्छा मोड बन सकता है कंपनी के लिए। सेकंड वन इज़ हाई ऑपरेटिंग एंड नेट प्रॉफिट मार्जिन्स। अगर कंपनी का जो एट्रिशन रेट है वो कंफर्टेबल लेवल पे रहे तो कंपनी जो है वो एक हाई प्रॉफिट बुक कर सकती है, हाई मार्जिन्स पे अपने बिजनेस को ऑपरेट कर सकती है। थर्ड वन इज़ गुड जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। एज वी ऑल नो दैट मेजर पार्ट जो है कंपनी के रेवेन्यूज़ का वो US और यूरोप से आता है, बट कंपनीज जो होती हैं वो काफ़ी अलग अलग कंट्रीज़ को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो एक अच्छी डाइवर्सिफिकेशन इन द रेवेन्यू जोग्राफिकली एक मोड प्ले करती है कंपनी में। फोर्थ पार्ट इज़ गुड मिक्स ऑफ प्रोडक्ट्स, प्लेटफॉर्म एंड सर्विसेज। इसमें क्या होता है कि IT कंपनीज़ अगर एक नीश चुन लें अपने एक एक्सपर्टीज़ एक सेक्टर में या फिर एक सर्विस में, फॉर एग्ज़ाम्पल AI सर्विसेज में या फिर टेलीकॉम सर्विसेज में, तो ये जो होता है एक मोड की तरह काम करता है इन कंपनीज़ में, अगर कंपनी एक अपनी नीश में काफ़ी अच्छा काम करें। फिफ्थ पॉइंट इज़ इंक्रीजिंग फोकस ऑन डिजिटलाइजेशन। फॉर एग्ज़ाम्पल आने वाले टाइम में जो भी डिजिटलाइज हो सकता है वो डिजिटलाइज हो जाएगा, जैसे कि हम देख सकते हैं काफ़ी चीज़ें डिजिटलाइज हो रही हैं धीरे धीरे करके। एंड सिक्स्थ पॉइंट इज़ लो एट्रिशन रेट एंड हाई ग्रॉस यूटिलाइजेशन एंड हाई रेवेन्यू पर एम्प्लॉय। ये तीनों चीज़ें गो हैंड इन हैंड जाती हैं, और अगर ये तीनों बॉक्स आपके टिक करते हैं कंपनी पे तो इसका मतलब ये कंपनी काफ़ी अच्छी है। और सेवन पॉइंट है गुड नेटवर्क एंड पार्टनरशिप्स विद अदर कंपनीज़। और इसका जो लास्ट पॉइंट है वो है प्रेजेंट अक्रॉस मैनी वर्टिकल्स। फॉर एग्जांपल कंपनीज जो होती हैं IT सेक्टर में वो अगर अलग अलग वर्टिकल्स में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करें तो एक मोड की तरह काम कर सकता है। फॉर एग्जांपल प्रोवाइड सर्विसेज टू टेलीकॉम सेक्टर एंड ऑटो सेक्टर एंड फाइनेंशियल सेक्टर। सो इन सब सेक्टर में अगर कंपनी एक डाइवर्सिफाई करती है अपनी सर्विसेज को वर्टिकली तो ये एक मोड बन जाता है कंपनी के लिए। आई होप कि आपको ये पूरा एनालिसिस काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो कभी भी आप अब इन फ्यूचर एनालाइज करें IT सेक्टर को, सो ये पॉइंट आप प्लीज़ याद रखें और मुझे प्लीज़ कमेंट में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और मुझे किस टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो बनानी चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।